तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन आपको दी है तो उसका ऑर्डर कैसे पहचाने, इसी को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें जो मेथड्स यूज होती हैं उनमें से फर्स्ट मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ओके, तो देखो बच्चों, इनिशियल रेट मेथड में आपको जो भी रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट स्पीसीजेस होंगी उनके कॉन्सेंट्रेशंस दे रखे होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग उनके रेट्स दे रखे होंगे, और ऐसा 2 या 3 या 4 ऐसे डाटा दे रखे होंगे। तो आपको करना क्या है कि एक रेशियो लेना है। जैसे मैंने यहाँ ले रखा है R2/R1। R2/R1 का मतलब है एक R2 रेट और एक R1। R2 रेट के करस्पॉन्डिंग A और B जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लें। R1 के करस्पॉन्डिंग में उनकी A और B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लें। इस तरह से हम A की जो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है उनका रेशियो लें और उसके ऊपर एक पावर A लगा दें। ऐसे ही ये B की कॉन्सेंट्रेशन लें और उसका पावर B लगा दें। यहाँ A और B ही ऑर्डर डिसाइड करेंगे। सपोज आपने R2 और R1 का रेशियो लिया है तो वहाँ पर B2 और B1 की कॉन्सेंट्रेशन एक सी है और केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, A की। तो यहाँ से ये वाला टर्म हट जाएगा B2/B1। तो अब हमारे पास जो रेट का रेशियो बचा R2/R1 वो A के रिस्पेक्ट में आएगा, और A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, उसका रेट क्या था, फिर आपने उसकी रेट कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, तो अब रेट में क्या चेंज आया। तो इस तरह से R2/R1 का जो रेशियो आएगा, ओके, उस रेशियो के बेस पर, और जो A2/A1 का रेशियो है वो इन दोनों के बेस पर आप A की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपको A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर A हो जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर आपको ऐसे डाटा लेना है, दो रेट का रेशियो जहां पर B की कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग दिखे लेकिन A की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रही हो। ऐसे में क्या होगा, ये वाला टर्म हट जाएगा और आपके पास R3/R1 इक्वल टू B2/B1 का पावर B इन रेट रेशियो और इन कॉन्सेंट्रेशन रेशियो से B की वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर आपको A की वैल्यू पता है अगर यहाँ से, तो आप इन A1 और A2 की कोई भी अदर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है भले सेम ना हो तो भी आप R3/R2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दो रेट चेंज और दो कॉन्सेंट्रेशन चेंज के बेस पर हम A, B, C जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, उनकी पावर। और यही पावर यहाँ पर जो ऑर्डर हुई, तो ऑर्डर क्या हो गई हमारे पास A प्लस B। तो इस तरह से आपको A और B की वैल्यूज़ डिसाइड करनी है और यही आपका ऑर्डर होगा। और इसी के बेस पर अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, रेट इक्वल टू K, A का पावर A एंड B का पावर B। इस तरह से हमें ऑर्डर पहचानना, रेट लॉ बनाना, रेट निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना, तो ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि एक रिएक्शन है 2A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, और ये उसके रिजल्ट्स दे रखे हैं कि एक्सपेरिमेंट किए गए 1 2 3 4 टाइम्स। ओके, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ली गई, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ली गई और रेट मिला 6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, हम मान लें कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में है। ठीक है, ये इनके रेट्स हैं। ऐसे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन बी का 0.3, सॉरी ए का 0.3 और बी का 0.2, फिर रेट ये लिखा हुआ है 7.2 इंटू 10⁻²। फिर ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया 0.3 और बी का कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं डबल कर दिया, तो रेट आप देख रहे हैं ये हो गया 28.8 इंटू 10⁻² या 2.88 इंटू 10⁻⁻1। और इस तरह से ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी गई और बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया। तो ए के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि जो रेट चेंज हो रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स करने से वो हो रहा है 2.4। तो देखो, एक तो आप
इन डाटा के बेस पर भी पहचान सकते हो कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के और रिस्पेक्ट में क्या है। हम जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की होगी तो कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज किया जाए रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर कोई रिएक्शन है तो हम जानते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी कंसंट्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर सेकेंड है उसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाता है। इसी बेस पर पहचान सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर आप देखो कि ए की कंसंट्रेशन जैसे 0.1 है, या हम ये वाला, और यहाँ देखो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी गई है, ओके। जबकि बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है। तो सोचो आप कि जब यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.1 थी तब रेट था 6 × 10⁻³ जब आपने इसको 4 टाइम्स चेंज कर दिया, ठीक है, तो रेट भी 4 टाइम्स चेंज हो गया। आप इसको लिख सकते हैं ना 24.0 × 10⁻³ तो ए के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें कि जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स चेंज की है आपने ए की, तो रेट भी 4 टाइम्स चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट होगा। बात क्लियर है। फिर आप यहाँ देखो कि सेकंड और थर्ड में कि ए की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी है। जब इसकी कंसंट्रेशन 0.3 थी और ये 0.2 था तो रेट आ रहा था 7.2 × 10⁻²। जब आपने ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के इसको डबल कर दिया तो रेट देखो आप 4 टाइम्स चेंज हो गया। मतलब बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स चेंज हो गया। इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आएगा। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि आपने पहले R4/R1 कर दिया, तो R4/R1 मतलब R4 का रेट अपॉन R1 का रेट, और ये उनकी कंसंट्रेशन उसी के करस्पॉन्डिंग रख दी। ए की कंसंट्रेशन, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन, तो आपने देखा बी हटा दें यहाँ से तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑर्डर निकला वो है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक इसी तरह से फिर हमने लिया R3 R2 तो ए की कंसंट्रेशन हट जाएगी और बी की कंसंट्रेशन के बेस पर आपने देखा कि 2b = 4 तो बी का वैल्यू आ गया 2। इस तरह से विद रिस्पेक्ट ऑफ बी जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कितना हो गया 2, और रेट लॉ इक्वेशन हमारा ये बन गया। तो इस तरह से हमने डाटा को एनालिसिस करके या मैथमेटिकली सॉल्व करके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, या हम केवल डाटा अच्छी तरह से समझें, देखें कि कहाँ पर रेट कितना चेंज हो रहा है, इस बेस पर भी आप पहचान सकते हैं बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए। दूसरा देखो आप, फिर ये एक रिएक्शन है 0.15 रेट ये है, 0.15 फिर ये रेट है 0.45 अब यहाँ देखो बच्चों, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी है और ए की कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं कि 0.015 से 0.09 कर रहे हैं, इसका मतलब है तो रेट आप देख रहे हैं कितने टाइम्स हो रहा है 1.8 से इंटू 10⁻³ से 10.8 इंटू 10⁻²। तो अगर आप रेशियो लेके देखें R2/R1, ठीक है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन हट जाएगी ए के रिस्पेक्ट में, तो रेट 6 टाइम चेंज हो रहा है जब कॉन्सेंट्रेशन भी 6 टाइम चेंज हो रही है। देखो आप कि सीधा 0.015 से 0.09 मतलब 6 टाइम्स चेंज कर रहे हैं तो रेट भी 6 टाइम चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का वो कितना हो गया 1, है ना। यहाँ देखो आप 0.1 इसके कांस्टेंट रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 6 टाइम्स चेंज कर दिया तो आपने इस रेट का रेशियो भी देखा 6 टाइम चेंज हो गया। इसका मतलब है ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखो आप, अब हम यहाँ पर कौन कौन सा ले लें कि ये वाला रेट ले लें, कौन सा R3। देखो ये हो गया R1, ये हो गया R2 रेट और ये है R3, ओके। तो R3/R1 कर दें, ठीक है, ये है। तो आप देख रहे हैं कि रेट 3 टाइम्स चेंज हुआ जब कॉन्सेंट्रेशन भी 3 टाइम चेंज हुई है। देखो यहाँ पर 0.15 थी 0.45 कर दी, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन आपने 3 टाइम्स चेंज की तो रेट भी 3 टाइम्स चेंज हो गया, जबकि ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी तो इस तरह से बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना हो गया 1। तो इस तरह से कुल मिला के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा रेट लॉ इक्वेशन बना R = KA/B, ओके। इस तरह से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। रेट कांस्टेंट निकालना, पहले रेट निकालना मतलब ऑर्डर निकालना, फिर रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ मेथड। तो देखो बच्चों, किसी भी
रिएक्शन मतलब एन ऑर्डर की, यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी एन ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर जो ए है ये है इनिशियल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन है कि किसी भी एन ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ और उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये रिलेशन है कि टी हाफ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए की पावर 1 माइनस एन, जहाँ एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आगे बढ़ें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो के आ गया। अब हम इसे एक इक्वेशन में चेंज करें लॉगरिथम फॉर्म में, तो लॉग टी हाफ एन इक्वल टू लॉग के प्लस 1 माइनस एन लॉग ए, ये इक्वेशन बना y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो देखो अगर हम लॉग टी हाफ एन, ठीक है, और किस में लें ग्राफ, ए के बीच में, तो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो स्लोप है वो 1 माइनस एन के इक्वल है, तो हम एन निकाल सकते हैं 1 माइनस स्लोप से। अगर ये 45 डिग्री का आएगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो इस तरह से एन की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, फ्रैक्शनल भी हो या। और आगे बढ़े तो अगर हम इसी इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन मैंने लिखा है टी हाफ वाला 1 की पावर ए की पावर 1 माइनस एन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी हाफ एन, ठीक है, किसी एन ऑर्डर की रिएक्शन अगर हमें दे रखी है और उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, ये रिलेशन है एन माइनस वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसी को मैंने नीचे कर दिया तो पावर एन माइनस वन हो गई। तो अगर हम इसका रेशियो लें 2 टी हाफ का और 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, इसका पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, कि 2 टी हाफ हमें दे रखे हों, 2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हों, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, जहां A1 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी हाफ 1, और A2 टी हाफ 2 में। जैसे टी हाफ 150 100 150 दे रखा क्वेश्चन है, और कॉन्सेंट्रेशन 100 200 300 ये दे रखी है, ठीक है। अब हमें इससे डिसाइड करना है कि ये किस ऑर्डर को शो कर रहा है। तो वैसे भी पता चल रहा है बच्चों, देखो कि अगर आप यहाँ पर इसी क्वेश्चन में सोचो कि n की वैल्यू 0 कर दें तो a की पावर, मतलब इस रिलेशन से देखो n अगर हम 0 ले लें, ठीक है, तो t हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 कर दी तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0। इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो हमने पहले भी पढ़ा है। और n की वैल्यू 2 हो तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल a का पावर, ठीक है। इस तरह से n की वैल्यू रख के हम टी हाफ का रिलेशन देख सकते हैं। तो ये डाटा देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर आपने 50 मिनट लिया था सेकंड, तो हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था तो ये 50 था, आपने इसको डबल किया तो हाफ लाइफ भी डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल किया तो हाफ लाइफ भी ट्रिपल हो रहा है। तो सीधा सा पता चल रहा है कि ये 0 ऑर्डर को शो कर रही है। और ऐसे भी शो कर सकते, देखो टी हाफ 150 टी हाफ 200 A2 100 अपॉन 50 की पावर n माइनस 1 या 1/2 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर ये हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और भी देखो ये 100 है तो 100 जब इसे 200 किया कॉन्सेंट्रेशन तो ये 50 हो गया। तो रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हाफ लाइफ डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से 2 टी हाफ और 2 कॉन्सेंट्रेशन से आपने n की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से ये 2 आ गई, तो ये सेकेंड ऑर्डर को शो कर रही है। और वैसे भी डाटा भी दिख रहा है। फिर है ग्राफिकल मेथड। तो 0 ऑर्डर तो वैसे तो ग्राफ अपन ने सब में बनाए हैं। तो देखो 0 ऑर्डर का ग्राफ अगर लेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन होती है 0 ऑर्डर का। और आगे बढ़ें तो के टी इक्वल टू ई नॉट माइनस ए टी, तो ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया जिसमें स्लोप आप देख रहे हैं निगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसके स्लोप से के की वैल्यू निकाल सकते हैं, चूंकि स्लोप निगेटिव है मतलब ये निगेटिव है, ठीक है, तो के हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा इस तरह से। तो रेट कांस्टेंट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर में चले जाएं, ये ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है, लॉग ए टी इक्वल टू माइनस के 2.303 इंटू टी लॉग ए नॉट। तो लॉग ए टी और टी के बीच में, तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है इसे लॉग ए नॉट की वैल्यू, जैसे इसमें इंटरसेप्ट से ए नॉट की वैल्यू आ रही थी, इसमें लॉग ए नॉट की वैल्यू है। स्लोप tan थीटा नेगेटिव स्लोप है, तो इससे भी हम
के निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोई सेकंड या हायर ऑर्डर की रिएक्शन है, मींस ऑर्डर की वैल्यू 2 या उससे ज़्यादा है, तो ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन होता है किसी भी n ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में लिखें तो ये उठा के यहाँ कर दें और इस तरह से ये फाइनली हमारे पास ये बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें पॉजिटिव स्लोप दिख रही है, तो ये जो स्लोप आएगी उससे n माइनस 1 के की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और जो इंटरसेप्ट है बच्चों, उस इंटरसेप्ट से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर है 1 अपॉन ए नॉट माइनस 1। इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को देख के या ग्राफ को देखकर भी हम ऑर्डर पहचान सकते हैं कि वो किस ऑर्डर को शो कर रही है। तो यूनिट देख के, हाफ लाइफ को देख के, रेट में चेंज होने के बेस पर, ठीक है, तो इनके बेस पर आप किसी भी रेट लॉ इक्वेशन लिखा है तो उनकी पावर को ऐड करके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आप ऑर्डर रिएक्शन की बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। एक होती है ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ये मेथड उनके लिए यूज होती है जब रिएक्शन में बहुत सारे क्या हों, रिएक्टेंट्स हों। तो ये इस बेस पर, ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में ली जाएगी वह रेट को डिसाइड नहीं करेगा, मतलब उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से हम जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक की कॉन्सेंट्रेशन या एक को छोड़कर बाकी सब की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट करके और एक एक जो रिएक्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में क्या निकालते जाते हैं, ऑर्डर। सपोज सी को कांस्टेंट करके ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया और उससे रेट निकाला, उनके रेट को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड करके रेट लॉ इक्वेशन निकाल लिया, ए एंड बी पावर। ठीक इसी तरह से बी को एक्सिस में लेके, ठीक है, सी और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया, फिर इसी तरह से सी को एक्सिस में करके और ए और बी के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, और फिर सारे ए और बी और सी के वैल्यूज़ को ऐड कर दिया तो हमारे पास निकलाएगा ऑर्डर। तो ध्यान रखें कि जो रिएक्टेंट एक्सिस में होता है वो ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर रिएक्टेंट ए और बी, मान लो रिएक्शन चल रही है, ए का 0.1 है, बी का दे दिया 100 है, तो बताएं ऑर्डर क्या होगी। तो ध्यान रखें केवल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है उस रिएक्टेंट का जो भी पावर लगा हो उसी से आपको ऑर्डर डिसाइड करना है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर डिटर्मिनेशन के जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बता दी। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में।